शराब पीने के बाद एक्सीडेंट होते हैं, कोई नहीं नपा। शराब पीने के बाद बीवी को मारा जाता है, कोई नहीं नपा। शराब पीने के बाद झगड़े होते हैं, कोई नहीं नपा। शराब पी के लोग नाली में पड़े होते हैं, कुत्ते मुंह चाटते हैं, कुत्ते मुंह चाटते हैं, कोई नहीं। भांग घोटा पीने के बाद कोई आदमी नाली में गिरा देखा? किसी ने एक्सीडेंट किया, किसी ने हत्या कर दी, किसी ने अपनी बीवी को मारा? आप बताओ। सोशल क्राइम शराब से होता है, सोशल क्राइम चिट्टे से होता है। चिट्टे में तो आदमी 2-3 साल में मर जाता है, भांग में आदमी 15-20 साल जीता है। आयुर्वेद कहता है भांग लंबा जीवन देने वाली औषधि है। आपके यहां बैजनाथ है, मेरा चैलेंज है, मुख्यमंत्री जी 1 किलो भांग लेके जाएं, भोले शंकर को चढ़ाएं और वीडियो बनवा लें और जेल जाने से बच के दिखाएं। आपके यहां कितनी भी भांग होती हो, आप लीगली भांग भगवान शंकर को नहीं चढ़ा। बुढ़ा नहीं होता, बुढ़ा नहीं होता इससे आदमी जवान बना रहता है, इससे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, इससे बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती है। सारे जो आपके पार्ट हैं वो एक साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं लगा हूं भगवान शंकर को भांग चढ़ाने। आपके यहां एक बैजनाथ है, यहीं करवा दें, आपको भी मोक्ष प्राप्त होगा, मुझे भी प्राप्त होगा और जितने अधिकारी इस पे साइन करेंगे उनका भी तय होगा। पैसा, यश, नाम, इज्जत सब कमा लिया हमने। कदावर बेशक समंदर है मगर गमगीन कर देता है, वो जो मीठी नदी के जल को नमकीन कर देता है, और वो जो गांव घर जाके शराब परोसता है, वो भांग को जुर्म संगीन कर देता है। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी खास हैं और आज का जो विषय है वो भी अहम है। आज हम बात करेंगे भांग और भांग की खेती क्यों जरूरी है और कौन सी भांग की खेती करनी है और भांग की खेती किस तरह से इस पहाड़ी प्रदेश की आर्थिकी की दशा और दिशा बदल सकती है। हमारे साथ हैं सचिन अवस्थी जी। सचिन अवस्थी जी मूलतः मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं और विश्व विजया फाउंडेशन चलाते हैं, जिसके तहत ये पर्यावरण, गौरक्षण, सनातन धर्म और भांग की खेती को लेके कार्य कर रहे हैं। पिछले 6 साल से ये उत्तराखंड में काम कर रहे थे और अब हिमाचल में इस चीज को लेके काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। इससे पहले कि इस विषय पे हम शुरू करें, आपसे बातचीत करें, आपसे जाने कि आपकी क्या रिसर्च है, मैं पहले ये बता दूं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भांग की खेती के बजाय चर्च को लेके बदनाम है और यहाँ का जो एक बड़ा ब्रांड है मलाना क्रीम, जो इंटरनेशनल लेवल पे फेम है, और एक मोटे मोटे अनुमान के अनुसार हर साल 60,000 किलो कैनाबिस चर्च जो है उसकी तस्करी हो रही है। इसके बीच आप वकालत कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती होनी चाहिए। मैं इसके साथ एक चीज और भी जोड़ दूं कि ये मामला प्रदेश उच्च न्यायालय तक गया था और उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी कई जगह अध्ययन करने के लिए इस तरह से कि कैसे हो सकता है गई है, लेकिन अभी तक भी पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लेकर आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि हम बातचीत शुरू कर रहे हैं, सवालों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। पहले तो आप अपने बारे में, आपका जो फाउंडेशन है उसके बारे में और अब तक का जो आपका सफर है भांग को लेके उसके बारे में दर्शकों को बताएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको बुलाया जी। मैं अपने सफर के बारे में बताता हूँ। भांग पे काम करने के लिए मैं उत्तराखंड में मैंने पहले लाइसेंस लिया था 2020 में जी।
उस लाइसेंस पे मैंने काम स्टार्ट करने की कोशिश की। ओके। दिक्कत आई कि वहां पे कहा जाता है बिना नशे की भांग को लगाओ। हम्म। जब मैंने अध्ययन किया और जानने की कोशिश की कि बिना नशे की भांग होती क्या है, हम्म। तो पता चला ये वो भांग है जो भारतीय प्रजाति भारत में नहीं होती। ओके। भारत में बिना नशे की भांग नहीं होती हम्म। और सरकार बोल रही थी कि आप बीज इंपोर्ट करो। हम्म। हमने बीज इंपोर्ट करने की बहुत कोशिश की, ओके। संभव नहीं हुआ। हम्म। जब संभव नहीं हुआ तो हमने फिर सरकार से बोला कि भाई नॉर्मल बीज बोने की अनुमति दो। हम्म। उनने बोला नहीं, पॉलिसी में नहीं है। हम्म। जब ये बात हुई तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनने ये पॉइंट थी कि पॉलिसी क्यों बनाई। भांग अफीम से ज्यादा बुरी तो नहीं है। अगर अफीम उगाने की पॉलिसी है हम्म। और देश में उग रही है हम्म। और सरकार उसको खरीद के दवा कंपनियों को दे रही है, हम्म। तो भांग क्यों नहीं दे सकती है। अफीम से आयुर्वेद में कुछ दवाइयां बनती हैं जो मुश्किल से मेरे को लगता है बनती होंगी, जी। अब तो शायद नहीं बन रही है, पर एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। एलोपैथी वालों को सरकार देती है। ओके। तो आयुर्वेद में भांग कैटलिस्ट का काम करती है। हम्म। भारत की आयुष मंत्रालय की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फार्माकोपिया है उसमें करीब करीब 200 के आसपास भांग से बनने वाली दवाइयां रजिस्टर्ड है। ओके। उसके बाद भी सुलभता से भांग उपलब्ध नहीं है, हम्म। व्यवस्थित नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, जंगल से काट के लेके आओ। जब हम अफीम उगा सकते हैं तो भांग क्यों नहीं उगा सकते। भांग तो कम नशा है, हम्म। बिना नशे की क्या आवश्यकता। तो जब ये तय किया, पता किया, पढ़ा, हम्म। तो पता चला कि बिना नशे की भांग हम्म। पहाड़ों में उगाना हम्म। राष्ट्रद्रोह है। वो कैसे? मैंने बड़े बड़े वजनदार शब्द का उपयोग किया मैं वो ही है, बोल रहा हूं। राष्ट्रद्रोह। जी। वो इसलिए भांग का पौधा पॉलिनेट करता है, हम्म। परागण कहते हैं। हम्म। अगर हम बिना औषधि गुणों की भांग हम्म। हम अपने हिमाचल में, हम्म। अपने उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में या सेवन सिस्टर्स में लगाते हैं, हम्म। तो होगा क्या। होगा ये कि बिना औषधि की भांग जब परागण करेगी तो औषधि वाली भांग को खत्म कर देगी, उसके गुण खत्म कर देगी। ओके। और ये अगर 7 बार हो गया हम्म। तो हमारी जो भांग है वो बचेगी नहीं। हम्म। अब इसके पीछे के 2-3 कारण हैं हम्म। जो हमको ये बात बुरी लगी। पहली तो ये कि आयुर्वेद में भांग कैटलिस्ट है। हम्म। दूसरी बात, हमारे अथर्ववेद में हम्म। 5 पवित्र औषधीय पौधों में इसका वर्णन है, जो कई हजार साल पहले वेद लिखे गए उसमें, जिसमें विजया 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 का। विजया कहते हैं। तीसरा कारण था शिव पुराण और विष्णु पुराण में इसका वर्णन है पूजा में। तो संविधान कहता है कि किसी भी धर्म की पूजा पद्धति में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बिल्कुल कहता है। पर संसद ने इस पे हस्तक्षेप किया। तो लगा कि क्यों, एक पौधे के पीछे कोई ऐसी डिमांड तो थी नहीं कि भांग बंद करो, क्यों किया सरकार ने, क्या कारण है। जब और डीप में गए तो पता चला यूएन का दबाव है, अमेरिका का दबाव है, इसलिए बंद हुई। तो आज 0.3% क्यों आ रहा है, विदेशी कंपनियां क्यों लेके आ रही हैं। कोई कनाडा की आती है, कोई स्वीडन की आती है, कोई यूएस की आती है, वो हर सरकारों से बोलती है कि हम 10,000 करोड़ लाएंगे, 50,000 करोड़ लाएंगे, आप हमको बिना नशे की भांग उगाने के लिए। क्या कारण है। उसका कारण ये है कि इंडस्ट्रियल भांग, बिना औषधि गुणों की भांग 20 रुपए किलो होती है। ओके। और नॉर्मल भांग की हम बात करें तो वो हजारों रुपए किलो होती है, जो औषधि गुणों वाली होती है। आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, आपके आसपास खूब होती है भांग। अगर हम 3 साल लगा लेंगे, भांग साल में 2 बार होती है, 3.5 साल में स्पीसी खत्म हो जाएगी उस इलाके की जहां पे वो लगाई जाएगी, और धीरे धीरे ये फैलती है। पहाड़ों में भांग का परागण किलोमीटरों से होता है। ओके। अगर हमने ऊपर लगा दिया और हवा चली
तो वो कितने किलोमीटर क्रॉस पॉलिनेट करेगी हमको नहीं मालूम। ठीक है। हमारे यहाँ जो भांग है, जो जैविक भांग है, जो हजारों साल से जिसकी वो चली आ रही, उसको हम खराब क्यों करें? तो हमने ये प्रण किया कि बिना नशे की भांग हम नहीं बोएंगे, और हमने अपना लाइसेंस सरकार को 5 साल के बाद वापस कर दिया। उत्तराखंड में जो आपको लाइसेंस उत्तराखंड मिला। में हमने और सर वापस मैं थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा हूँ, जब हम बात करते हैं कि यूएन का प्रेशर था या अमेरिका का प्रेशर था 1985 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जिनके टाइम में इसको एनडीपीएस में भांग को डाला गया। अब तो प्रेशर नहीं, अब तो मोदी है, सुपर पावर है हम। तो अब हम जब ये सारी चीजें आपको पता है, तो क्या नेशनल लेवल पे इस तरह के इंटेलेक्ट है नहीं लोग की जो इतना बड़ा, जिसको हम जब वैदिक काल में उसमें हम इसको विजया बोल रहे हैं, विजय मतलब जीत दिलाने वाला पौधा। और जब आप बात करते हैं कि आयुर्वेदा में जो इसकी 200 से ज्यादा दवाइयों का जिक्र है, तो फिर क्यों नहीं हलचल हो रही है? देखिए, आपने एक बात बहुत अच्छी करी, ये बोलना चाहिए मुझे, विजया विजय दिलाने वाली। जो हमारे शक संप्रदाय है, जो जब युद्ध पे जाते थे तो लौट के आते थे, इनके यहाँ एक सब्जी बनती थी, उसको सूखा कहते थे। वो सूखा जो है वो भांग की सब्जी होती है। सूखा? हाँ, सूखा कहते थे उसको। ओके। तो वो खाते थे। विजया का कई जगह उपयोग है, और शास्त्रों में कई जगह बताया ये विजय दिलाने वाली, विजय वर्धनी। हमने जो विश्व विजया फाउंडेशन बनाया है, उसका मोटो वाक्य भी रखा है, विजया ददाति विजयम। ओके। विजया विजय देती है। अब जो आपका प्रश्न है कि वो जो दबाव था, हाँ, मतलब 40 साल पहले का दबाव, वो क्यों नहीं जा रहा है? वो मैं बताता हूं। जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, तो उस पे जब साइन होते हैं, तो उस देश की सरकार को उसको एप्लीकेबल करना होता है, मजबूरी होती है। इसमें इस ट्रीटी में एक बड़ी खास बात थी, राज्य सरकार तो केंद्र सरकार तो बाध्यकारी है, केंद्र सरकार पे प्रेशर है, राज्य पे नहीं। अच्छा, मतलब यही वजह है कि अमेरिका ने इस ट्रीटी का फायदा उठाते हुए अपने 40 जो स्टेट्स हैं लीगल कर लिए, वहां पे भांग अलीगल है। एक जब हम बातचीत कर रहे थे कि आपने एग्जांपल दिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई भी अमेरिका का है, वहां पे किस तरह से भांग का खेल होता है। क्या होता है, कुछ एयरपोर्ट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहां फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, यूएस की बात कर रहे हैं, यूएस की बात, उसके अंतर्गत आते हैं, उनका कानून चलता है। और उस एयरपोर्ट के बाहर स्टेट का कानून चलता है। स्टेट ने लीगल कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया। अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट ने इसको लीगल नहीं किया, वहां इलीगल है। तो एयरपोर्ट पे अगर आप उतरे और आपके जेब में है, या आप कहीं जा रहे हो और आपकी जेब में है, तो आप जेल जाओगे। पर अगर आप एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो बाहर डिस्पेंसरी बनी हुई है, आप खरीद लो जितनी खरीद, अच्छा, पी लो जितना पी। तो इसमें भी 3 स्टेप हो गए हैं। सबसे पहले था इंडस्ट्रियल, फिर था मेडिसिनल, इसके बाद हो गया रिक्रिएशनल। 40 स्टेट में रिक्रिएशनल है। वो क्या कर रहे हैं, ये अगर आप समझना चाहो हमसे, तो थोड़ा सा बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्कॉच होती है, तो वो एक जीआई टैग है कि अगर ग्लेन नदी के किनारे स्कॉटलैंड में बनी है, तो वो स्कॉच है, नहीं तो ब्लेंडेड है। ये ब्लेंड तैयार कर रहे हैं। ओके। ये मलाना का जो वो है, या जो पार्वती वैली है, या जो हर्षिल वैली है, या जो आंध्र प्रदेश की वैलीज है, वहां का मटेरियल इनको लगा बहुत अच्छा है, तो बीज ले गए, उसको किया, और उसको उस तरीके से ब्लेंड किया, उसमें वैसी सुगंध आए, उसमें वैसा नशा आए। तो ये अब कैनेबिस की ब्रांडिंग कर। ओके। आगे आने वाले समय में आपको कैनेबिस ब्रांडेड मिलेगी। अच्छा, डब्बी में, भैया इस ब्रांड का ये अच्छा है, ये इस ब्रांड का ये अच्छा है, इस ब्रांड में ये फास्ट, ये इतना महंगा है। ये सिस्टम जैसे शराब का है, वैसा वो डेवलप कर रहे हैं। हमारे यहाँ भांग क्या है, ये अगर आप जानना चाहें तो मैं बताऊं जी। भांग सनातनियों के लिए क्या है, वेद में औषधि के जो पौधे हैं, उनमें 5 सबसे पवित्र पौधों में एक भांग
ये वेद कहते हैं, हजारों साल पहले लिखे गए। ठीक है। सुश्रुत संहिता है, निघंटु है, और बहुत से ऐसे शास्त्रोक्त ग्रंथ हैं जिनको भारत सरकार बोलती है कि ये आयुष मंत्रालय बोलता है, भारत सरकार बोलती है कि ये शास्त्रोक्त है, जिनको वो शास्त्र मानते हैं। उनमें भांग के प्रयोग, भांग कैसे उपयोग होती है, कैसे करना है, कैसे शोधन होना है, किस तरीके से पीसना है, किस तरीके से ब्लेंड करना, किस तरीके से औषधि बनेगी, विस्तृत रूप से दिया है। हमारे यहाँ दवाई में इसका प्रयोग सालों से हो रहा था। 1985 में मेरा प्रश्न है सारे हिमाचल वासियों से और सारे देश के लोगों, कृपया बताएं 16 सितंबर 1985 के पहले जो पौधा वेदों के हिसाब से पवित्र पौधा था, जिसका पूजन होना था, एक रात में ऐसा क्या हुआ कि उसको दैवीय पौधा बना के पूरे हिंदुस्तान में काटा जाने लगा? क्या कारण? ये मेरा प्रश्न है। इसका उत्तर मैं फिर किसी पॉडकास्ट में दूंगा, पर अभी जनता को समझने दूं कि क्या कारण था, खोजो। नहीं, उस टाइम पे तो जो भी कारण, मेरा जो सवाल था, मैं ये बोल रहा हूँ कि मोदी जी के आने के बाद आयुष मंत्रालय एक अलग से मंत्रालय बना, उसके अंदर NMPV है नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर बने अलग अलग रीजन के हिसाब से, और बाकी पौधों पे हम इतने एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं। हिमाचल में इस टाइम से अश्वगंधा मिशन चल रहा है ना, हमने वो भी देखा है, अमृता मिशन देखा, नेशनल मिशन हुआ। तो मैं ये चाह रहा हूँ, जब हमें ये पता है और हम जब कंपैरिजन करते हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका का जो वहाँ का मेडिसिनल सिस्टम है और कितना इन्वॉल्व है वहाँ का पौधा वहाँ के उसमें, और कितने पैसे वो कमा रहे हैं, उसको जब कंपैरिजन करते हैं तो हम ऐसी क्या, आज की क्या वजह है कि हम, आप जो जैसे एक बात कहा कि अमेरिका में फेडरल सिस्टम है कि सेंटर नहीं मानना है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह, क्या हम आज भी दबाव में? ना, वो जो ट्रीटी में साइन किया ना, वो ट्रीटी अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट को और भारत सरकार को दोनों बाध्य करती है कि आप नियम नहीं बनाओगे, स्टेट बना सकता है। मतलब हिमाचल प्रदेश बनाना चाहे तो भांग उगाने का कानून बिल्कुल स्टेट लेवल पे बना सकता है, बिल्कुल, जिसके ऊपर ना तो UN का कोई प्रेशर है और ना ही किसी का कोई प्रेशर, जो ट्रीटी हुई US और उसका कोई प्रेशर नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट फूल को रेगुलेट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च डेवलपमेंट, दवाइयां बनाना कैसे बनेगी, क्या होगा, वो मैनेज कर सकती है। ओके। उगा नहीं सकती, उगाएगी तो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट उगाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस नहीं दे सकती, इसका लाइसेंस स्टेट देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन अगर इस पे काम करता है तो उसको भी लाइसेंस स्टेट ही देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। ओके। तो ये सारा का सारा जो है ये स्टेट के ऊपर है। ओके। अब स्टेट को भय लगता है, वो भय किस चीज का लगता है ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। अगर मैं मेरा थोड़ा सा, मैं इसको जोड़ रहा हूँ कि जहाँ पे नशे की बात आ रही है, यहाँ पे हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, जैसे पंजाब, एक फिल्म आई थी पंजाब के ऊपर, उड़ता पंजाब, लेकिन अब जो स्थिति है वो उड़ता हिमाचल हो गया है। चिट्टे का जो एक आक्रमण है, नशे इस टाइम पे जो बड़ा हाईलाइट है चिट्टा है ना, और जो पहले हम बोलते थे कि यार यहाँ से काला माल जाता है, चर्च को इस तरह से कहते थे, तो अब यहाँ पे चिट्टा माल आ रहा है। जिन जगहों से चर्च बिकने जाती थी आज वहाँ पे चिट्टा आ रहा है। मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप ने एक बात शुरू में कही कि विदेशी कंपनी आ रही हैं, अपना बीज ला रही है और ऐसा बीज ला रही है जिसमें नशे वाला कंटेंट नहीं होगा। अगर नशे वाला कंटेंट नहीं है तो आपकी जो मेडिसिनल वैल्यू है पौधे की खत्म हो जाए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल है कि एक जो भांग का पौधा होता है उसका कौन कौन सी चीज प्रयोग में होती है और कौन सी चीज किस किस चीज के काम आती है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न किया आपने जी। भांग का पंचांग, आयुर्वेद में पंचांग कहते हैं, ठीक है, पूरा पंचांग उपयोग में आता है। जड़ से लेके पत्ती तक, तना, पत्ती, फूल, सब, फल, इवन फल, बीज, फल नहीं होते, बीज, सब काम में आता है और सब में औषधि गुण है। अब एक बात और,
ये अंग्रेज होते हैं बदमाश। ये क्या करते हैं, ये वहां से कोई रिसर्च लाते हैं, यहाँ देते हैं, वो झूठी रिसर्च होती है और हमसे जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, इनने भांग का 3 तरह की भांग बताई है। एक सटीवा एल, एक कैनबिस इंडिका और एक रुद्रालिस। रुद्रालिस किसी काम की नहीं है, छोटा पौधा होता है, उसको कोई काम नहीं होता, ना उसमें नशा होता ना कुछ, वो किसी काम का नहीं, ठीक है। खरपतवार। दूसरा होता है सटीवा एल। वो सटीवा एल जो होती है उसकी जो ये स्पेसिफिकेशन बताते हैं, जो खासियत बताते हैं, वो ये बताते हैं, ये लंबा पौधा होता है, एक डंडी का, और इसमें नशा नहीं होता है। ओके, सटीवा एल। ओके, सटीवा एल, इसमें नशा नहीं होता। दूसरा पौधा होता है कैनबिस इंडिका। वो बुशी पौधा होता है, झाड़ी में, झाड़ी के समय, छोटा होता है और उसमें नशा होता है बहुत तेज। ये उत्तराखंड में लोग हमको बता रहे थे, हमको कुछ अधिकारियों ने भी बताया, कुछ बड़े साइंटिस्टों ने बताया कि भाई ये है वेरिफिकेशन, ये देख लो। हमने प्रश्न किया, हमने सर एक बात बताइए, आपके यहाँ लंबा पौधा है? बोले हाँ। हमें इसमें नशा है कि नहीं? बोले बहुत नशा है। तो हमने ये तो बोल रहे हैं कि नशा नहीं, फिर इसमें नशा कैसे? ये सटीवा एल नहीं है, ये विजया है। ये हिमालय की वो विजया है जो आज से 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले चाइना गई और चाइना से और दूसरे देशों में गई। ये वो विजया है मूल। बाकी जगह जो परिवर्तन हुए वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से हुए, एल्टीट्यूड के। तो आप ये मान रहे हैं कि भांग जो है वो मूलतः भारत का, हिंदुस्तान का पौधा है? हम ये मान रहे हैं कि भांग का जो पौधा हिमाचल और उत्तराखंड में होता है, सॉरी, या 10 हमारी जो स्टेट है हिमालय, इसकी जो शिवालिक रेंज में होता है वो मूल विजया है, और इसके बाद वो आगे फैली है, शिवालिक रेंज का पौधा है। ओके, ये जो विजया है ये अनूठी है, ऐसी विजया आपको और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, जिसमें लंबाई भी हो और नशा भी हो, औषधि भी हो और इंडस्ट्रियल पर्पस पे फाइबर, हर्ड और बीज भी हो। तो हमारा जो पौधा है ये दोनों काम एक साथ कर सकता है। हमको अलग से किसी पौधे की जरूरत नहीं है कि दवाई के लिए हम इंडिका लगाएंगे और फाइबर के लिए हम सटीवा लगाएंगे ना, एक ही पौधे से दोनों काम होते हैं। ओके, तो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी क्यों खराब करें? हम अपनी मूल प्रजाति को क्यों खराब करें? अभी हमारा काम ये होना चाहिए कि चाहे तो NMPB हो, चाहे ICAR हो, इनको यहाँ जितनी प्रजातियां हैं सारी प्रजातियों का DNA करना चाहिए, जम्प्लाज्म निकालना, फाइटोकेनाबिनोइड क्या है, दूसरी चीजें क्या है, ये एक रिसर्च होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार को बताने की कि ये जगह खाली है, इन पे आप काम करोगे तो आगे आने वाले समय में जब ये इंडस्ट्री खुलेगी, खुलना है, तय है, इसलिए तय है कि आपको मालूम है अमेरिका ने बंद कराई थी, रोनाल्ड रीगन ने बंद करवाई थी, राजीव गांधी के थ्रू बंद कराई थी। आज ट्रंप खुल के बोलता है ये एंटी एजिंग है। ट्रंप बुढ़ा नहीं होता आदमी, बुढ़ा नहीं होता इससे आदमी जवान बना रहता है, इससे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, इससे बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती, सारे जो आपके पार्ट थे वो एक साथ सिंक्रोनाइज होके काम करते हैं। ये ट्रंप का ट्वीट है। तो अब आप बता दो, परिवर्तन तो हो गया। अगर हम हर बात अमेरिका की मानते हैं तो ये भी हमको आज नहीं तो कल मानना पड़ेगी, और अगर मानना है तो अभी से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करें, पॉलिसी पे आए, छोटी छोटी चीजें करना शुरू करें, रिसर्च करें और इसका ज्ञान तो इकट्ठा कर लें। ये विचार। सचिन जी, इससे पहले कि इस विषय पे हम अगला सवाल लें, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को ये बता दूं कि भांग की खेती की वकालत पहले से होती रही है हिमाचल प्रदेश में। कॉमरेड संत राम, जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले एक बड़े कॉमरेड नेता हैं, कई वर्षों तक पंचायती राज संस्थाओं में उन्होंने जिला परिषद से लेकर प्रधान तक काम किया है। उन्होंने 1999 में
इसको लीगल करने के लिए एक बड़ा मूवमेंट किया, धरने प्रदर्शन किए, नेशनल लेवल की वर्कशॉप्स हुई और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस किए जो 98-99 तक जो रेवेन्यू रिकॉर्ड था कुल्लू का और मंडी का, उसमें बांको जो गिरदावरी थी जो उसमें वो रिकॉर्ड में दर्ज होती रही है फसल। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस आंदोलन के बाद जो वहाँ का रेवेन्यू रिकॉर्ड था उसमें उस फसल की एंट्री बंद कर दी गई उस आंदोलन के बाद। एक चीज़ मैं इसके साथ और जोड़ देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के छोटी काशी कही जाने वाले मंडी से डॉक्टर चरणजीत परमार जी एक बड़ी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने वाइल्ड फ्रूट्स के ऊपर जो वेस्टर्न हिमालय में वाइल्ड फ्रूट है उनके ऊपर बड़ा काम किया था। वो जीवन के आखिरी दौर तक इस बात की वकालत करते रहे कि हिमाचल को अगर अपने ये जो आर्थिक संकट है उससे बाहर निकलना है तो हिमाचल को कहीं ना कहीं भांग की खेती को मंजूरी देनी चाहिए। ये तो दो पहलू हैं, एक साइंटिस्ट हैं है ना जो इस दुनिया में नहीं है जो वकालत करते रहे उनकी डॉक्टर उनकी किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ और वो बहुत बहुत अद्भुत आदमी थे। उनका जो ज्ञान था उसको प्रणाम। मतलब IIT मंडी में उनके प्रयासों से बोटेनिकल गार्डन बन रहा है जिसमें ऐसे पौधों को दोबारा से उगाया जा रहा है जो आप अपने गार्डन में उगा सकते हैं जो कभी जंगलों में उगते थे। ऐसे मेडिसिनल प्लांट वाले पौधे जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, ऐसे जो फ्रूट है उनको आप उगा सकते हैं। खैर हम इससे आगे बढ़ते हैं सर। ये तो एक पहलू है जो भांग से एक बाजार दिखता है और भांग से हम क्या कर सकते हैं, जो फार्मा में क्या रोल है या आयुर्वेदा में क्या रोल। हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि आए दिन अखबार के पन्ने पे NDPS के तहत है ना 50 ग्राम के साथ धरा गया, 2 किलो के साथ धरा गया, बड़े माफिया भी धरे जाते हैं। और जो NDPS एक्ट है उसमें जो प्रोविज़न है सज़ा का वो भी बड़ा हार्ड है। हमने अक्सर देखा है ऐसी खबर होती है कि चर्स रखने के दोषी को 10 साल की सज़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो हम कोई पॉलिसी नहीं ला पा रहे हैं या इस तरह से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इलीगली है वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 60,000 किलो 1 किलो की अंदाजन क्या वैल्यू अगर हम लाख रुपए भी मान के चले, आप तो पत्रकार हो, आप लाख रुपए भी थोक बोले लाख रुपए मान के चलो, 60,000 गुणित 1 लाख, 60,000 लाख बहुत बड़ा है। तो एक पैरेलल इकोनॉमी जो है कुछ साल पहले का एक एग्जांपल है कि महाराष्ट्र में पुणे में 3.25 क्विंटल चर्स पकड़ी गई थी और जब वो बाद में उसकी इंक्वायरी हुई तो पता चला कि वो यहाँ से गई थी, हिमाचल से गई थी। तो मेरा बोलने का मतलब है कि क्या वजह है कि इतने बड़े लेवल पे इसका कारोबार है, तो कहीं वो दबाव है कि उसकी वजह से वो लीगल नहीं, तो क्या ऐसी क्या वजह है सर कि इतना बड़ा जब अपॉर्चुनिटी है रेवेन्यू और सरकार विदेश जा रही है। अभी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उनकी लीडरशिप में एक जो हमारा शिष्टमंडल था अभी जो था वो अपना जापान गए हुए थे, टोक्यो में गए हुए हैं अभी इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इलीगल चर्स वाला इशू है इसको कैसे एड्रेस करेंगे कल को अगर सरकार यहाँ की जो आपकी बात है कि यहाँ की लोकल जो वैरायटी है उसको ही उगाने की परमिशन सरकार दे देती है, तो इनसे कैसे डील करेंगे जो एक माफिया है। मैं भ्रम होते हैं, मिथ गढ़े जाते हैं। झूठ जो है उनको गढ़ना पड़ता है और वो जरा सी चोट से टूटते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अफीम की पॉलिसी है, आप गूगल करिए सरकार 1 किलो अफीम कितने में खरीदती है? 2200 रुपए से लेके 2500 रुपए खरीदती है जी। और नियम क्या है? नियम ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक नाली में 1 किलो अफीम होती है, मान लीजिए आप यहाँ कनाली कहते हैं ना, एक कनाली में मान लीजिए 1 किलो अफीम होती है, तो वो आदमी 1 किलो अफीम निकालेगा। अगर उसकी खेती खराब होगी, आधा ही किलो निकली, तो वो आधा किलो सरकार को जमा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो आधा किलो जमा करेगा तो अगली बार उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, रिन्यू नहीं होगा उसको। तो वो आधा किलो कहीं और से व्यवस्था करता है। अच्छा, तो और ज्यादा पैदा हो गई तो किलो की जगह 1.5 किलो पैदा हो गई, ज्यादा पैदा हो गई तो सरकार नजर रखती है, सरकार नजर रखती है कितनी हुई।
कम हो गई हम्म। तो सरकार जवाबदारी नहीं लेती, हम्म। ज्यादा हो गई तो हम्म। सरकार ले लेती है। तो विषय ये है कि लीगल खेती से हम्म। अवैध वालों को हम्म। एक पैसे का भी नुकसान नहीं है। हम्म। फायदा हो सकता है कुछ हो जाए, हम्म। मैं नहीं कह सकता होगा कि नहीं, हम्म। पर नुकसान एक पैसे का नहीं है। और इसके आने से जो फायदा है हम्म। वो किन किन को है वो बताते हैं। हम्म। सबसे पहला फायदा है आयुर्वेद का। ठीक है। दवाइयां बनती हैं, हम्म। आयुर्वेद की फैक्ट्री है, सब शिफ्ट हो रही है नॉर्थ ईस्ट। हम्म। दवाई की सारी फैक्ट्री, यहां कोई नहीं रह रहा। क्यों? आयुर्वेद में। आयुर्वेद में और भी सारी हम्म। रीजन है कि टैक्स में जो एग्जाम्पशन था वो खत्म हो गया, हम्म। तो अब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, हम्म। कुछ नई इंडस्ट्री आ जाएंगी। दूसरा, भांग से जो पैसा आता है हम्म। वो बिना मेहनत की कमाई है। हम्म। 70 साल का बूढ़ा घर में अकेला बैठ के काम कर सकता है, क्योंकि ना उसको पेस्टिसाइड चाहिए, हम्म। ना उसको निदाई चाहिए, ना उसको गुड़ाई चाहिए, हम्म। कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही उगती है। हम्म। दूसरा, भांग की फसल से आपने अगर 2 बार बोती एक साल, हम्म। तो वो जमीन को न्यूट्रलाइज कर देती है। मतलब उस दिन से आपकी जमीन ऑर्गेनिक हो गई। हम्म। ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन लोग काम करो, हम्म। एक फायदा। दूसरा फायदा, नॉर्मल खेती से जो आदमी 1 एकड़ में कमाता है हम्म। उससे कम 10 गुना भांग में बिना पत्ती बिना फूल बेचे हम्म। सिर्फ डंडी और बीज से हम्म। कमा सकता है, सिर्फ डंडी और बीज से कमा सकता है। दूसरा, ये जो पौधा है ये सामान्य पौधों से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन देता है। भांग। ओके। आपके एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी कमी क्या है? ऑक्सीजन कम हो रही पहाड़ है। में जितना ऊपर जाओगे उतनी ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम कम, होगी। बिल्कुल। तो प्रकृति ने ये व्यवस्था दी है हम्म। कि जहां ऑक्सीजन कम है वहां ऐसे पौधे लगे हम्म। जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट में भांग का पौधा हमारे यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में और दूसरी जगहों में हम्म। हम लोग दाल के बीच में लगाते थे, ओके। फसल के बीच में लगा दिए पौधे, हम्म। कीड़े नहीं आएंगे, पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं, हम्म। इस तरह यूज होता था। हमारी संस्कृति में हम्म। इस पौधे का उपयोग, हम्म। आपको मालूम है, होली हम्म। देखा है, शिवरात्रि देखा है, यहाँ पे भी होता है। हम्म। इस पौधे को भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए शिव पुराण विष्णु पुराण दोनों में लिखा है। ओके। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम्म। आपके यहाँ बैजनाथ है, हम्म। मेरा चैलेंज है, मुख्यमंत्री जी 1 किलो भांग लेके जाएं, भोले शंकर को चढ़ाएं और वीडियो बनवा लें और जेल जाने से बच के दिखाएं। आपके यहाँ कितनी भी भांग होती हो, आप लीगली भांग भगवान शंकर को नहीं चढ़ा सकते। महाराष्ट्र 5 ज्योतिर्लिंग, 1 ज्योतिर्लिंग में भांग नहीं चढ़ा सकते। हम्म। तो ये जो शिवलिंग पे भांग चढ़ती है ये लीगल नहीं है, मतलब? मध्य प्रदेश में चढ़ती है, हम लोग चढ़ाते हैं छाती ठोक। नहीं, चढ़ाते तो यहाँ पे भी है, योगी बाबा चढ़ाते हैं छाती ठोक के वहां। नहीं तो पर योगी बाबा ने भी तो यूपी में स्टेप नहीं लिया ना, यूपी में तो भी उगाई जा सकती है भांग, हाई रिच जो। वहां उगाई नहीं जाती, वहां बेची जाती है। वहां भांग के ठेके हैं, वहां भांग का वो घोटा पीते हैं, वो लीगल है, तो वहां भगवान शंकर को भी चढ़ती है। खेती का वहां नहीं है। खेती का कुछ विचार कर रहे हैं योगी जी, कुछ बात चल रही थी कि कुछ कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूट उस पर करना चाह रहा है, तो वो कर रहे हैं। पर हिमाचल का तो ऐसा विषय है कि आप तनख्वाह मार नहीं सकते, पैसा है नहीं, कहां से लाओगे पैसा? फ्री में उग रही है भांग, किसी को कुछ नहीं करना। जो जंगल के किनारे पड़ी है, जो सड़क के किनारे पड़ी, इसी को काट के बेच दो। ये सरकार तो कर ही सकती ना, अपने यहाँ काट के। भाई एक्साइज वालों को लगा दिया, काटो सब। काटते हैं पर वो यहाँ पे बेस्ट करने के लिए काटते हैं। वही मेरा ये कहना है कि इनको आयुर्वेदिक दवा खाने वालों को दें, इसको आयुर्वेदिक जो दवाई बनाते हैं उनको दें, तो कुछ भला हो। हमारा तो ये कहना है कि अगर चाहे
तो अफीम के सामान बनाएं, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करें, तो कितनी उगी, कहां से उगी और किसने खाई, उस तक की चैनलिंग होगी। तो उसमें तो मामला ही खत्म हो जाएगा अवैध बिकने का, असंभव हो जाएगा। जैसे जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं सर, तो जो कुछ जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, है ना, वो वहाँ को, जैसे आपको कोई कीट काट गया या कोई इस तरह की मधुमक्खी काट गई तो उसको मार देते थे, है ना, आपका पाँव मुट गया, आपको मतलब अंदरूनी चोट लग गई तो वहाँ को गर्म करके उसको उसका सेक देते थे। या जैसे हम बीजों की बात करते हैं तो कुल्लू और मंडी का जो रीजन है वहाँ में इनको बंगोड़ू कहते हैं, बंगलुरु। और सर्दियों के दिनों में इनको नमक डाल के खिलाया जाता था ताकि पूरा शरीर, क्योंकि ये एरिया जो है वो कंपैरेटिवली ठंडे एरिया थे, तो सर्दियों के दिनों में सर्दी से बचने के लिए जो है वो बंगोड़ू जो है वो अभी भी कई कई जगहों पे बंगोड़ू का कल्चर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि भांग के बीज को आपने एफएसएसआई की लिस्ट में शामिल करवाया है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ये क्या था भांग अब उस लिस्ट में शामिल है ना, जो एक ऐसी संस्था है जो खाद्य पदार्थों के ऊपर नियंत्रण रखती है, तो क्या इससे क्या होने वाला है और कैसे करवाया आपने? क्या हुआ कि जब हम बो नहीं पा रहे थे बीज, वो काम नहीं कर पा रहे थे, अब खर्चे चलाना, तो क्या किया जाए, तो ये लगा कि यार बीज जो है ये तो लीगल है, इस पे कोई एनडीपीएस नहीं लगता, इस पे तो हम काम कर ही सकते हैं। अच्छा, बीज पे एनडीपीएस नहीं नहीं, लगते? एनडीपीएस से एग्जेम्प्टेड है बीज। अच्छा अच्छा। इसमें भी एक पेज है, वो मैं कभी बताऊंगा आपको। मतलब जनरली एनडीपीएस में हाँ, बीज एग्जेम्प्टेड है, और वो सड़क के किनारे बेच सकते हो, अच्छा, पर पैक करके नहीं बेच सकते। ओके। पैक करके इसलिए नहीं बेच सकते कि फसाई का नियम है, सरकार का नियम है, जिस भी चीज को आप पैकिंग करोगे उस पर फसाई का ठप्पा चाहिए। फसाई में ये रजिस्टर नहीं था, तो हमको लगा ये गड़बड़ हो रहा है। तो हमारे एक बड़े भाई समान है, मित्र हैं, आप शायद परिचित हो उनसे, शिमला के हैं, संदीपनी भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी के शायद प्रवक्ता भी हैं, और रहने वाले हैं वो 17-80 किलोमीटर दूर, वो गांव है उनका, याद नहीं आ रहा मुझे। संदीपनी भारद्वाज हिमाचल के रेफरेंस में एक बड़ा नाम है, तो वो कहाँ के रहने वाले हैं इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, इज अ बिग गन। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भांग का बीज कैसे उस लिस्ट में आया तो खाद्य मैं पदार्थों के? उनके पास गया, मैंने उनसे बात की, मैंने बोला भाई साहब ये गड़बड़ हो रहा है, इसको कुछ करो। तो उनने मुझे भेजा, एक सांसद महोदय हैं, विनय सहस्रबुद्धे जी, उनसे बात की। फिर मैं दिल्ली करीब करीब 1.5 साल के आसपास लगातार आता जाता रहा। वो उस कोरोना का समय था, मैं दिल्ली पड़ गया, उसको मैंने रजिस्टर कराया, मैं उसका पेपर दूंगा आपको। तो जब वो रजिस्टर हुआ तब उत्तराखंड में भांग के बीज की कीमत 40-50 रुपए थी। अच्छा। 3 महीने के अंदर 250 रुपए हुई। ओके। अब आप बताइए, जो संग्रह, मतलब अब आप अगर वो आपके पास एफएसएसआई की ठप्पा लगा है तो आप पैक करके भी भेज सकते हैं? ओके। अब क्या हुआ, 50 रुपए का बीज अगर 250 पहुंच गया, आज भी वो 200 के आसपास चल रहा, 150 से 200 के बीच में, 3 गुनी सिर्फ एक नियम बदलने से होता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि उससे सर्कुलर इकोनॉमी कितनी बढ़ी। वो जो किसान है वो बीज बेच के जो पैसा लाता है वो घर में खर्च करता है, और जब घर में वो मोटरसाइकिल खरीदता है, वो खाने का सामान खरीदता है, वो कपड़े खरीदता है, तो उसका जीएसटी कहाँ जाता है? सरकार के पास जाता है ना। बिल्कुल सरकार को जाता है, तो उससे सरकार का लाभ हुआ ना। तो जिस भी चीज की कीमत बढ़ती है उससे सरकार को ज्यादा लाभ होने लगता है। हमारा ये विषय है कि आपके यहाँ तो बीच पे भी काम नहीं करने देते, आपके यहाँ डंडी पे काम नहीं करने देते, और जो आदमी करता है उसके ऊपर बड़ा नजर रखेंगे, वो करेंगे। भाई साहब, डंडी और बीज फ्री है, आदमी काम कर सकता है, पत्ती लीगल है, लेके ट्रेवल कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। पर दिक्कत ये है कि हिमाचल के अंदर कुछ नहीं है। भगवान शंकर के मंदिर में, ज्योतिर्लिंग में अगर नहीं चढ़ेगी भांग तो क्या होगा आप जानो।
तो हमारा ये विषय था, हम्म, हम इस काम में क्यों आए? इस काम में हम आए थे आयुर्वेद को मदद करने। हम्म, जब हम नहीं कर पाए और हम्म, हमने चीजों को समझा, तो हम्म, हमको भोले बाबा ने इससे भी बड़ा एक लक्ष्य दे दिया, पैसे से बड़ा लक्ष्य। हम्म, अगर एक भी ज्योतिर्लिंग में हमने भांग चढ़वा ली हम्म, तो हमारा मोक्ष तय है, हम्म, और जिनने मदद की उनका भी तय है। तो हम तो एक उस मिशन को लेके चल रहे हैं हम्म, कि भाई मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है, और इससे हिमाचल को, पहाड़ को, हमारे साथी भाइयों को, हम्म, इंडस्ट्री को और देश को फायदा हो। मोदी जी आज 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करते हैं। हाँ, मैं बोलता हूँ मुख्यमंत्री जी से, सारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी से, जैसे मान लो हिमाचल में एप्पल होता है, हम्म, हम सब्सिडी देते हैं एप्पल को, हम्म, कितने परसेंट बढ़ा लोगे एक साल में? 5%, 10%? हाँ, इससे नहीं ज्यादा नहीं बढ़ नहीं। सकता, प्रोडक्शन नहीं हो सकती, बढ़ सकती। भांग एकदम ब्लैंक है, हम्म, भांग पे कोई काम नहीं हो रहा आपके यहाँ, एक भी पैसा नहीं आ रहा। हम्म, जितना पैसा आएगा सरप्लस आएगा, हम्म, जितना आएगा सरप्लस आएगा। अब आपको डर लगता है कि नशा बढ़ेगा, हम्म, तो मैं गारंटी देता हूं नशा नहीं बढ़ेगा। वो कैसे? अफीम की जो पॉलिसी है आप देख लो, हम्म, नीमच में अफीम होती है, हम्म, आप पूरा नीमच घूमिए, हम्म, आप पूरा मध्य प्रदेश घूमिए, आपको अफीम 2 नंबर पे बिकती नहीं मिलेगी। हम्म, तो पंजाब में तो वहीं से आती है बोलते। मध्य प्रदेश से नहीं आती, हम्म, वो आती है पहाड़ों से। हम्म, अफीम का सबसे बड़ा काम जो है हम्म, वो मणिपुर है, हम्म, वहां से आती है, जो कुकी और वो वाला झगड़ा चल रहा हम्म, है वहां से। आप पूरे मध्य प्रदेश में अफीम का एक लती नहीं मिलेगा आपको, हम्म, अफीम से बनने वाली गोलियों का मिलेगा, हम्म, वो डाइजापाम और ये पाम और हम्म, वो पाम अजीब अजीब टाइप की जो आती है, फेंटानिल, वो हम्म, मिल जाएगा। अफीम का एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? अगर हमारे यहाँ उगती है तो हमारे यहाँ तो अफीम की लती होना चाहिए। हम्म, नहीं, पॉलिसी आप वैसी बनाए, हम्म, जो अवैध चल रहा है उसको हम नहीं रोक सकते, हम्म, सरकार भी नहीं रोक सकती, अगर रोक सकती होती तो रोक लिया होता, हम्म, तय है। हम्म, आप जो ये फसल हो रही है हम्म, इससे नशा नहीं फैलेगा, इसकी गारंटी हम भी दे सकते हैं, हम्म, और सरकार अगर समझ ले तो सभी दे सकते हैं। पर बिना अगर आपने औद्योगिक भांग लगाई हम्म, उत्तराखंड में या हिमाचल में, हम्म, आपने अगर औद्योगिक भांग लगाई तो आपकी जो औषधि भांग है वो नष्ट हो जाएगी। और ये हर आदमी जानता है कि औषधि चीज और औद्योगिक चीज में रेट का कितना फर्क है। कदावर बेशक समंदर है मगर गमगीन कर देता है, वो जो मीठी नदी के जल को नमकीन कर देता है, और वो जो गांव घर जाके शराब परोसता है, वो भांग को जुर्म संगीन कर देता है। हम भांग के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसे वैदिक उसमें विजया कहा गया है। फिजिया का सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो सबसे बड़ा जो समझ आता है हमें, या हमने जब इस इशू को एड्रेस किया है, आज तक लिखा है ना, दोनों पक्षों की तरफ से देखा है, हम उन लोगों के साथ भी रिपोर्टिंग की है जो इसकी वकालत करते रहे, और एनडीपीएस के जो कारण हैं या उसको लेके एनसीबी की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, है ना, मैं तो उनकी टीम का भी हिस्सा रहा हूँ, आपने है ना, कवर किया। कवर किया है उनको, उनकी रिपोर्टिंग की है, और बड़ी लंबी सीरीज में किया है हमने। तो जो चौहार वैली में जिस तरह से एनसीबी ने काम किया है, तो उसको बड़ा डिटेल्ड में छापा है। चिट्टे को लेके हम ये देख रहे हैं कि तमाम बंदिशों के बावजूद, तमाम पुलिस की हरकत के बावजूद चिट्टा नहीं रुक रहा है। दूसरी तरफ हर साल एक एक्साइज डिपार्टमेंट जो है स्टेट का, उसके ऊपर प्रेशर है कि ज़्यादा शराब बेचो, ज़्यादा शराब बेचो, ज़्यादा रेवेन्यू आए, और हालात ये हो गए हैं कि गार गांव तक ठेका आ गया है। और अब तो कई जगह पे तो ऐसी भी सूचना है कि आप होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं फोन शराब कर दो, की, आ फ़ोन जाएगी। करके और घर पे पहुँचा। मैं थोड़ा-सा आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जब क्रिमिनोलॉजी की बात आती है, तो चूँकि आप इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, लंबा समय आपने भांग को दी है, तो क्रिमिनोलॉजी में बाकी जो नशे हैं और जो ये भांग भांग का नशा है, उसको लेके क्या चीज़ें हैं जिसको लेके एक मिथ बना हुआ है? और कहीं न कहीं पे ये जो मिथ है भांग को लेके, ये भी एक वजह रही है कि पॉलिटिकली जो इस तरह से प्रोएक्टिव होके लोगों को आगे आना चाहिए था हमारी लीडरशिप को, वो डरते हैं।
कि भंगड़ बना देंगे, सबको नशेड़ी बना देंगे, एक ये कहा जाता है और इसलिए सरकारें चाहते हुए भी इस इशू से बचती रही है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्रिमिनोलॉजी और जहाँ-जहाँ पे इस तरह की आई है, चाहे रिक्रिएशन यूज़ के लिए, चाहे मेडिसिनल यूज़ के लिए, वहाँ पे जो सिंथेटिक ड्रग का जो चलन था, उस पे क्या प्रभाव पड़े हैं? और वहाँ का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसको लेके क्या चीज़ें? तो ये 3-4 सवाल मैं सबसे पहले तो क्रिमिनोलॉजी के बारे में आप बताएँ मुझे कि भांग का और शराब को लेके कोई ऐसी इस तरह की कोई कंपैरेटिव स्टडी है? मैं आपको बताता हूँ। कंपैरेटिव स्टडीज बहुत सारी हैं, हुँ, हुँ। पर हम एक थंब रूल आपको बताते हैं। हुँ, हुँ। शराब छुड़ाने के हुँ, जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, हुँ, हुँ। वो देश भर में है। हुँ, हुँ। वो कोई बोलता वर्धा का अच्छा है, कोई बोलता कहीं और का अच्छा है। हुँ, हुँ। लोग जाके महीनों-महीनों रहते हैं। हुँ, हुँ। तो ये तो आप मानते हो कि एडिक्टिव है शराब, हुँ। मानते एडिक्शन है, बिल्कुल, है? बिल्कुल है। भांग का आज तक एक भी क्यों नहीं खुला? जैसे ऐसा कोई सेंटर नहीं है भांग का। क्यों नहीं है? अगर वो एडिक्टिव है, हुँ, तो क्यों नहीं है उसका सेंटर? हुँ, हुँ। पहली चीज़। मतलब भांग नहीं, एडिक्शन नहीं है। मैं पहली चीज़। जी। दूसरी चीज़ ओपियम हुँ, छुड़ाने के लिए, हुँ, अफ़ीम छुड़ाने के लिए हुँ, पूरी दुनिया में हुँ, अगर किसी नशे का उपयोग होता है, तो वो है भांग। हुँ, अफ़ीम का नशा छुड़ाने के लिए। चिट्टा जितना आता है आपके यहाँ, हुँ, ये लगभग सारा हुँ, अफ़ीम से ही आता है। हुँ। मतलब ओपीएम बड़ा कंटेंट रहता है इसमें, हाँ, नहीं ओपियम जितने से प्यूरिफ़ाई करते हैं। प्यूरिफाई करते हाँ, हैं। हुँ, तो जो चिट्टा है उसका नशा छुड़ाने के लिए भांग का उपयोग डॉक्टर करते हैं। ओके। इस पे रिसर्च है। हुँ, हुँ, दूसरा, हुँ, शराब। हुँ, हुँ, शराब के बारे में हुँ, हुँ, सबको मालूम है शराब क्या करती है। हुँ, शराब पीने के बाद एक्सीडेंट होते हैं, कोई नहीं नकार सकता। हुँ, शराब पीने के बाद बीवी को मारा जाता है, कोई नहीं ना। हुँ, शराब पीने के बाद झगड़े होते हैं, कोई नहीं नकार सकता। हुँ, शराब पी के लोग नाली में पड़े होते हैं, हुँ, कुत्ते मुँह चाटते हैं। कुत्ते मुंह चाटते हैं, कोई नहीं। हुँ, इज इट ट्रू और नॉट? हुँ। नहीं सही है, ये तो सही है, ये तो एग्ज़ाम्पल है रोज़-रोज़ का। आपके यहाँ भांग होती है, हुँ, भांग घोटा पीने के बाद कोई आदमी नाली में गिरा देखा? हुँ, किसी ने एक्सीडेंट किया, किसी ने हत्या कर दी, किसी ने अपनी बीवी को मारा? हुँ, आप बताओ। सोशल क्राइम शराब से हो सकते हैं, सोशल क्राइम चिट्टे से हो सकता है। चिट्टे में तो आदमी 2-3 साल में मर जाता है, हुँ, हुँ, भांग में आदमी 15-20 साल जीता है। हुँ, आयुर्वेद कहता है भांग लंबा जीवन देने वाली औषधि है। हुँ, हुँ, आयुर्वेद कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, आप नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? ये कौन सी मानसिक गुलामी है? ये कौन सी ऐसी मानसिक गुलामी है जिसको हम नहीं मानते? हमको दिखता नहीं है, हुँ, हुँ, हम देखना नहीं चाहते। हुँ, शक्कर हमारे देश की चीज नहीं है। हुँ, शक्कर हमारे यहाँ नहीं होती थी, गुड़ होता था। हुँ, हुँ, शक्कर पे यूएन, यूनाइटेड नेशन सब्सिडी देता था। हुँ, हुँ। भारत सरकार ने शक्कर को राशन की दुकानों में फ्री बंटवा दिया। डिपो में मिलती है। मिलती? हाँ, आज भी मिलती है। आज भी मिलती। सब्सिडी पे मिलती है। सर्टिफाइड है शुगर के लिए, हुँ, और शुगर से मरने वाले लोग सर्टिफाइड हैं। हुँ, शुगर क्या करती है? हुँ, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो फील नहीं करती? हुँ, पूरे शरीर में विस्फोट मारती है वो। हुँ, किसी की आंख चली गई, किसी के लीवर चला गया, किसी की किडनी चली गई। हुँ, आप देखते हो हुँ, हुँ, क्यों नहीं बंद होती? तो देखिए, टैक्स एक विषय है, हुँ, बिना टैक्स के सरकार नहीं चलती, हुँ, स्वीकार है। हुँ, शराब एकदम खत्म भी नहीं हो जाएगी हुँ, अगर भांग आ जाएगी तो, हुँ, एकदम नहीं खत्म हो रही। हुँ, दूसरा, भांग से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हुँ, वो तो है ही, हुँ, साथ में हुँ, एआई के आने के बाद हुँ, जो रोजगार जा रहे हैं, हुँ, जो स्थितियां खराब हो रही हैं, हुँ, ये वो लड़के लौटने वाले हैं हिमाचल के हुँ, जो बड़ी बड़ी पोस्टों में हैं, हुँ, जो आईटी में थे, उत्तराखंड के लड़के हैं जो आईटी में थे, बहुत बड़ी बड़ी जगह काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी जाएगी, वो वापस आएंगे। हुँ, पढ़े लिखे समझदार है, वो सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको रोजगार की व्यवस्था गांव में करनी पड़ेगी, हुँ, आज नहीं तो कल। इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल, इससे ज्यादा अच्छा काम आप बता दो।
नशे की बात जो आदमी बोल रहे हैं, मैं फिर बोलता हूं, लाइसेंसी उत्पादक से नशा नहीं फैल सकता। जो आदमी चोरी करने का मन बनाएगा वो भी मरेगा। उसका कारण है, आप कैमरे लगा, उन कैमरों को आप पड़ोसी पुलिस थाने में लगाइए, कौन गया कौन नहीं गया हिसाब है। अगर आपका चारों तरफ फेंसिंग करा, फिंगरप्रिंट दो, वही आदमी अंदर जाएगा जिसका फिंगरप्रिंट। कैसे जाएगी चोरी? ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर दो, तो कहां आई, कहां गई, कहां बिकी, कहां किसने खरीदी और किसने दवा के रूप में सेवन किया, उसका भी रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो ये तो तय है कि नहीं होगा। बस एक बात का ध्यान रखे सरकार कि किसी भी हालत में औद्योगिक भांग नहीं उगाना है, क्योंकि हमारी जो भांग है, इस भांग में दोनों पौधों का समन्वय है। इससे औद्योगिक काम भी होते हैं, इससे औषधि काम भी होते हैं, और इसी से रिक्रिएशनल भी होता है। रिक्रिएशनल के लिए बहुत बड़ा मार्केट है आजकल यूरोप, बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनने अपने पोर्ट खोलना शुरू कर दिए हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई आदमी इंपोर्ट करता है भांग तो अनुमति है। बहुत सारे, थाईलैंड ने चालू कर दिए, पड़ोसी है हमारा, पाकिस्तान में चालू हो गया, आपको यूरोप के लगभग सारी कंट्रीज में हो गया। यूरोप में 2024 में, यूरोप में नहीं, वेस्ट में जो गोरों की जो $68 बिलियन का मार्केट है, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल का। हम बात नहीं कर रहे वो रिक्रिएशन की, ना हम बात कर रहे हैं फाइबर की। और चाइना पूरे दुनिया का 75% इंडस्ट्रियल हेम्प का प्रोडक्शन करता है और बाहर बेचता है। हमारे बगल में है, हमारे यहाँ फ्री उग रही है, काटो, कल से काम चालू करो, परसों लगाओ, कर दो। यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना दो, एफपीओ बना दो, छोटे छोटे, आपके पास छोटी छोटी जगह है, आप 50 किसानों को इकट्ठा किया, एफपीओ बनाया, जमीन सरकार गिरवा देगी। भाई जंगली जानवरों से बचने के लिए उत्तराखंड में तो व्यवस्था है कि फेंसिंग कराती है सरकार किसानों की, आप भांग में करा दो। उत्तराखंड में भी आपके सामने जो आपका स्टार्टअप था भांग को लेके, यही समस्या आई कि बीज बार का देना चाहते हैं, और वो हमको करना नहीं, और वो बीज ऐसा देना चाहते हैं जिसमें जो मेन कंटेंट है दवाई वाला वो है नहीं, और वो हमारी दवाई वाली भांग को बर्बाद, और वो उसके आने से हमारी दवाई वाली भांग। अब हम आते हैं सर, इसको कंक्लूड करते हैं, बड़ी बात हो गई, अगले उस पॉडकास्ट में करेंगे। आप हिमाचल आए हैं, है ना, आप अलग अलग जगह पे जो इस तरह के स्टेक होल्डर हैं मेडिसिनल प्लांट के, वहाँ घूम रहे हैं कि आपका जो आइडिया है उसको एक्सप्लोर किया जाए। आप क्या डिमांड कर रहे हैं? अगर स्टेट गवर्नमेंट से ये वीडियो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए, माननीय मुख्यमंत्री देखें, उप मुख्यमंत्री देखें, या इंडस्ट्री मिनिस्टर देखें, तो आप क्या उनसे क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाला जो समय है उस समय में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू बचना नहीं है जी, क्योंकि जो भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आता है वो अब रोबोटिक्स पे जा रहे हैं, वो अब एआई पे जा रहे हैं। रोजगार देंगे नहीं, जो पैसा कमाएंगे वो बाहर ले जाएंगे, आपके यहाँ नहीं लगेगा। आपके प्रदेश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, थोड़ा बहुत टैक्स आपको जरूर मिल जाएगा, पर अगर यही पैसा आपके यहाँ के लोग काम करके कमाएं तो उससे जो सर्कुलर इकोनॉमी चलती है, उससे जो पैसा बढ़ता है वो आपकी जीडीपी बढ़ाएगा। आज की डेट में आप हिमाचल के साथ पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के पास सरकार के पास तनख्वाह बांटने पैसा नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं, भाई मुझे सच नहीं मालूम, ऐसा हमने अखबारों में अलार्मिंग स्टेज तो है। आप शराब 10% बढ़ा लो, 5% बढ़ा लो, वो चीज वहां तक पहुंच चुकी। आप सेब की फसल बढ़ाने की बात करोगे, 2%, 5%, 7% बढ़ा, सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हो। जितना भी है सब सैचुरेशन। आपको नए धंधे खोजने हैं, और नए धंधे ऐसे खोजना है जो आपके लोकल लोग, आपके लोग ही करें,
उससे वो पैसा जनरेट करे और उस पर पैसे को प्रदेश में ही खर्च करे, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से के तरीके से जीडीपी बढ़े। बड़ा सिंपल है, इतनी सी डिमांड है। और इस डिमांड के साथ छोटी सी बात कहना है कि भैया अपने यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बचा लो, अपने यहाँ की भांग बचा लो। आगे आने वाले समय में ये भांग इतना पैसा देगी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अभी आज के लिए मेरा निवेदन है कि अगर कल देखते हैं मुख्यमंत्री जी, तो सबसे पहला काम करें कि कितनी वैरायटी की भांग हमारे यहाँ है, उनका फाइटो, उनका कीमो इकट्ठा करें, उनका जर्मप्लाज्म इकट्ठा करें, उस पर टेस्टिंग करें, उसमें क्या क्या है वो देखें, किस तरह की भांग किस तरह की औषधियों में काम आ सकती है, उस पर काम करें। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी जो यूनिवर्सिटीज है, इनके पास अगर पेटेंट हुए, इनके पास अपनी चीजें हुई, तो दुनिया का कोई भी आदमी लेगा तो पैसा देगा। यह यूरोप की यूनिवर्सिटीज करती हैं, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं और लोगों को देती हैं और उनसे लेती हैं। तो हमको उस तरफ जाना चाहिए। ये जो पैसा थोड़ा सा आ रहा है, ये थोड़ा सा पैसा आप अभी लाओगे, कुछ दिन रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वापस चला जाएगा। जो आदमी 10,000 करोड़ आपके स्टेट में लगाएगा, वो निश्चित ही 50,000 करोड़ ले जाने के लिए लगाएगा। तो वो पैसा कहाँ का है? आपका ही तो है। बिल्कुल। वो पैसा अगर आप अपने प्रदेश में दे दो तो आपका प्रदेश बढ़ेगा फूलेगा, आपके प्रदेश की व्यवस्थाएं बनेंगी और उससे जो जनरेशन होगा वो कलेक्ट होके आएगा तो आप ही के पास। तो हम वहां क्यों नहीं जाए? बस इतना सा विचार है। तो सरकार किसी प्लेटफॉर्म पे सरकार से आपकी बात हो, या सरकार की जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है, टॉप लेवल पे जो सचिवालय में लोग बैठते हैं, सरकार की आंख कान और नाक है, तो क्या इस तरह का ब्लूप्रिंट आपके पास है? कोई इस तरह की स्टडी है? पूरा आप इस मुद्दे के ऊपर बात? बिल्कुल मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर सरकार चाहेगी तो बिल्कुल बैठेंगे उनके साथ और एक अच्छी पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे। हम तो ये कहते हैं आप एक हेम्प कमीशन बनाइए, एक ऐसी सोसाइटी बनाइए जिसको हेड करने वाला एक पॉलिटिशियन हो, अधिकारी हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, हमारी इंडस्ट्री के लोग हो, वो लोग हो जो एक्टिविस्ट हो, सब बैठे, बैठ के काम करें और ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे सबका भला हो। भाई सरकार का भी भला हो, जनता का भी भला हो, आयुर्वेद का भला हो, पर्यावरण का भला हो, ऑक्सीजन मिले लोगों को, जमीन संरक्षित रहे जिससे जो वो क्या कहते हैं आपका लैंडस्लाइड होती है वो खत्म हो जाए। इस तरह की चीजें हम चाहते हैं कि हो और तभी काम चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में बचा नहीं है कुछ। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ फिल्म इंडस्ट्री वाले आके शूट करते हैं और उससे बहुत पैसा आता है, तो आजकल बच्चे मोबाइल पे बंदर वाले वीडियो बनाते हैं, ना उसमें कैमरा लगता है, ना उसमें स्क्रिप्टिंग लगती, ना उसमें डायरेक्टर लगता, ना उसमें कुछ लगता, वो बच्चा बैठ के बना देता है। तो आप ये समझ लो कि आने वाले समय में एआई के कारण इस पे चिंतन करना चाहिए सुक्खू जी को, बिल्कुल, और अच्छे इकोनॉमिक्स के साथ बैठ के कि जो जो इंडस्ट्री को एआई हिट कर रहा है उसमें आपके प्रदेश का कितना योगदान है, कितना पैसा आ रहा है और उस पैसे को हमको कवर अप कैसे करना। ये एक विषय है जो सरकार को सोचना चाहिए और इस पैसे को कवर अप करने के लिए भांग है, इस पैसे को कवर अप करने के लिए आयुर्वेद की औषधियां हैं, इस पैसे को कवर अप करने के लिए जंगल के अंदर जो चीजें निकलती हैं वो हैं। कोशिश ये रहे कि किसी भी तरह का फर्टिलाइजर, किसी भी तरह का पेस्टिसाइड इनमें यूज ना हो और 100% ऑर्गेनिक वे में इसको उगाया जाए। उससे जो पैसा जनरेट होगा वो इस प्रदेश का भाग्य बदल देगा। बड़ा विरोधाभास है कि आज से 40 साल पहले जिस अमेरिका के दबाव में भारत में भांग की खेती एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक खतरनाक नशे के रूप में शामिल की गई, उसी अमेरिका के 40 स्टेट में
भांग जो है वो मेडिसिनल यूज, रिक्रिएशनल यूज, वो होशियार है, उसके लिए वैध हो गई है। वो होशियार है। हाँ। और इधर हमारे सचिन अवस्थी जी जो है विश्व विजेता फाउंडेशन लेके विश्व विजया फाउंडेशन बनाकर उस औषधि की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको वेदों में विजय कहा गया है। विजय यानी विजय करवाने वाली, विजय देने वाली। लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में एक बहस चल रही है और आज सचिन जी ने बड़ी चीज़ों के ऊपर प्रकाश डाला है। इन्होंने एक ये भी आइडिया दिया है कि अगर सरकार को लगता है कहीं इस तरह से, तो वो हैम्प कमीशन भी बना सकती है, उसमें इस तरह के लोगों को शामिल करें। लेकिन सरकार के जो हिचेज हैं वो बिना स्टडीज़ के हैं कि बड़ा लोग नशेड़ी हो जाएंगे। ऐसा इनका दावा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब हम दूसरे नशों से कंपैरिजन करते हैं, अगर कोई नशा कर भी रहा है तो क्रिमिनोलॉजी की बात हो, वहाँ पे कोई ऐसा इस तरह के कोई एविडेंस नहीं मिलते कि शराब के मुकाबले या अन्य जो सिंथेटिक ड्रग के मुकाबले जो है वो एडिक्शन हो भांग से। और ऐसा कोई इस तरह का एडिक्शन सेंटर नहीं है जहाँ पे भांग पी के जो लोग एडिक्ट होते हैं उनका इलाज होता हो। इसका मतलब ये है कि भांग पी के कोई एडिक्ट नहीं होता है। सर चलते चलते आखिरी सवाल बताइए। सवाल मेरा ये है कि ये जो एक लंबा नेक्सस है हाँ। माफिया का भांग से चर्च बनाने का, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? भाई साहब, ये प्रोसेस है। सरकार तोड़ना चाहे तो गन्ना है, गन्ने से क्या बनती है? गन्ने से कुछ भी बना शराब लो। बनती है, गन्ने से शराब भी बनती है। जब शराब बनना बैन हो सकता है, जो घर में बनाई जा सकती है, चावल से शराब बनती है, नहीं बनती ना? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? सरकार नहीं चाहती। सरकार के चाहने पे सरकार जिस दिन चाह लेगी उस दिन आदमी मास्क लगा के पूरे हिंदुस्तान में घुमा है, आपने देखा है। बिल्कुल। आज की डेट में कहीं आपको शराब बनती दिखती है कच्ची? नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? तो विषय ये है, सरकार जो चाहे। सरकार ने भांग को बदनाम किया है। मैंने कोशिश की है इस विषय पे कुछ जानकारी निकालने की, आ जाएगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अपने सूचना मंत्रालय जो पत्रकारों के साथ कोऑर्डिनेट करता है उसको लिखित में सर्कुलर दिए कि भांग को बदनाम करना है। अच्छा, पूर्व सरकारों की बात है? हाँ, पूर्व सरकारों की बात है। ये 85 से लेके 2000 तक बेहिसाब हुआ है। 2000 के बाद थोड़ी कमी आई है क्योंकि सिस्टम सेट हो गया, अब जरूरत नहीं। इस सरकारों ने किया है, अब ये इनके माथे पे पड़ गया है। अब ये वापस रिवर्स नहीं कर सकते, अब हिम्मत नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूँ। बिडेन को एक दिन ऐसे ही मूड खराब था तो एक ट्वीट कर दिया, प्रश्न किया, हिटलर ने जितने लोग गैस चैम्बर में मारे उससे ज्यादा लोग 40 साल में सिर्फ आपके और यूएन के बनाए हुए एक नियम के कारण जेलों में मरे, उनको फांसी हुई, किसी को गोली मारी गई और कई की जवानी बर्बाद हो गई इस नियम के कारण। आप बताइए, भांग पे ऐसे नियम बनना चाहिए या शक्कर पे बनना चाहिए? शक्कर डेफिनेटली मारती है आदमी को, आदमी को जरूरत नहीं उसको खाने की। सरकारों ने, यूएन ने सब्सिडी दे के जबरदस्ती खिलाई है, फ्री में देके। गुड़ मत खरीदो, गुड़ खरीदोगे तो ठीक नहीं रहेगा। बीच में तो एक समय में गुड़ बनाना भी बंद कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से बचा है, कुछ साल बीच में गड़बड़ रहा है। तो ये जो दबाव है अब नहीं चलेगी। ये जो सरकार आई है कि रीढ़ थोड़ी मजबूत है सेंट्रल की, ये ताकत नहीं, हम नहीं मानेंगे। बोले दूध बेचना हो, नहीं नहीं लेना, लड़ लो। तो चीजें बदली है। इन चीजों को साथ लेके अगर हमारे मुख्यमंत्री भी चलेंगे तो उनके प्रदेश की रीढ़ भी तो मजबूत होगी।
हमारा विचार है कि मुख्यमंत्री जी इस पे विचार करें। और एक बात मुख्यमंत्री जी से और बोलिए, सर मुख्यमंत्री जी, मैं लगा हूं भगवान शंकर को भांग चढ़ाने के लिए। आपके यहाँ एक बैजनाथ है, यहीं करवा दें, आपको भी मोक्ष प्राप्त होगा, मुझे भी प्राप्त होगा, और जितने अधिकारी इस पे साइन करेंगे उनका भी तय होगा। पैसा, यश, नाम, इज्जत सब कमा लिया हमने, हम्म, अब परलोक बचा है, वो कमा लो। वेस्टर्न हिमालय जो है वो हाई एल्टीट्यूड की जो हाई वैल्यू हब्स है उनका हॉट स्पॉट है, और वहाँ की आप वकालत कर रहे हैं। आपने इस मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं, इस मुद्दे पे बड़ी डिटेल बात की है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी बात प्रदेश सरकार के कानों तक पहुंचे धन्यवाद। और सरकार आपसे बात करे, और अगर आप जिस तरह के आपके दावे हैं अगर ये सही है तो सरकार को इस मामले में जरूर प्रोएक्टिव होके आगे आना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों को सिर्फ एक सोशल स्टिग्मा की वजह से हमें पीछे नहीं रहना चाहिए कि कौन क्या बोलेगा। आने वाले समय में जब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते नौकरियों पर ग्लोबल संकट पैदा होने वाला है, हमें अपने रिसोर्सेज तलाश करने होंगे और अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने होंगे। हम इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल जो ज़्यादा उनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। सर आपसे लंबी बात की, बहुत अच्छा लगा, और जैसे भी आपका मिशन रहेगा हम आपसे जुड़े रहेंगे, जो भी अपडेट होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।